नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तराखंड में आज फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी किया है। यहां के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी स्नोफॉल और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल में बारिश, ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना। तो आज बदलेगा मौसम का मिजाज और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिलेगी और बर्फबारी जब होगी तो ठंड भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। ऐसे में जो ऊपरी इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, यानी उत्तराखंड में एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश की संभावना और अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कहां कहां बर्फबारी और कहां कहां बारिश होने की संभावना जताई गई है? देखिए नीलू, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था ठीक उसी के अनुसार रात से ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। खुद राजधानी देहरादून में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। इसके अलावा जो 4 जिले हैं, खासकर चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, इन जिलों के लिए उत्तरकाशी, ये हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं। यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि यहाँ पर हैवी स्नोफॉल हो सकता है। अभी जो रिपोर्ट हमने ली है, इन जिलों में भी लगातार बारिश जारी है। चाहे टिहरी की बात करें, टिहरी में रात भर से बारिश जारी है। इसके अलावा जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं वहाँ पर हिमपात शुरू हो चुका है। इसके चलते कई क्षेत्रों में, खासकर टिहरी से जो रिपोर्ट आ रही है, वहाँ के कई क्षेत्रों में बिजली गुल है रात भर से ही, जिसके इसमें भी बारिश जारी है। इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं, चाहे उधम सिंह नगर की बात करें या नैनीताल की बात करें, यहाँ पर भी आज दिन भर रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि 7 जनवरी को जाकर कहीं स्थिति थोड़ा बहुत ठीक होगी, लेकिन 8 के बाद एक बार फिर से लोगों को बारिश और बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल सुनील, और जो आपदा प्रबंधन की टीम है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़े से सेंसिटिव है मामला और वहां पर आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है? देखिए नीलू, जो राज्य के हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं, खासकर जो उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग, जहां पर लगातार बर्फबारी भी होती है और इसके चलते सड़कें बंद हो जाती हैं। इन क्षेत्रों में इस दौरान टूरिस्ट भी रहते हैं। तो यहां पर सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट किया गया है कि वो ऐसे मौक़ों के लिए, अगर बर्फबारी के कारण कहीं सड़कें बाधित होती हैं, बिजली गुल होती है या जो अन्य समस्याएँ वो पैदा होती हैं, तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ही जिलाधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि वो बिगड़ते मौसम के मद्देनजर अलर्ट पर रहें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम अपडेट्स और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है और साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के देहरादून आने पर खासी सियासी गहमा गहमी रही। मनीष सिसोदिया सोमवार को देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का डिबेट के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन मदन कौशिक डिबेट के लिए नहीं पहुंचे। मदन कौशिक पहले ही कह चुके थे कि सिसोदिया डिबेट के लिए गंभीर नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब 6 तारीख को दिल्ली में वो मदन कौशिक का इंतजार करेंगे और मदन कौशिक दिल्ली आते हैं तो दिल्ली के स्कूल उनको जरूर दिखाएंगे। पहले उनको लग रहा था कि वैसे ही कह दो, क्या कहना है, एक सांस में मैं 100 काम गिना सकता हूँ। आए नहीं। अब मैंने भी उनको निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली आना चाहेंगे, कि दिल्ली आ जाएं 6 तारीख को। मैं उनका इंतजार करूंगा। उन्हें स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, मैं केजरीवाल मॉडल के जो काम हैं मैं दिखाऊंगा, आदर के साथ दिखाऊंगा, ऐसे भागूंगा नहीं मैं। तो उम्मीद है वो आएंगे। और आम आदमी पार्टी की डिबेट पर बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के पॉलिटिकल फ्रेम में अपनी जगह बनाने की जुगत में है। मुन्ना सिंह ने कहा कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट पहाड़ चढ़ने जैसा है, जिसकी समझ आम आदमी पार्टी को नहीं है। यहां पर पहाड़ चढ़ना तो दूर, पहाड़ की चोटी देखने की कोशिश करेंगे तो सिर से आपकी टोपी गिर जाएगी। आम आदमी पार्टी केवल और केवल फ्रेम में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए इस तरीके की बयानबाजी उनके पास
उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंडा नहीं है। इनकी पॉलिटिक्स पहाड़ों पे चढ़ने जैसी ही है। उत्तराखंड का डेवलपमेंट का काम पहाड़ों पे चढ़ने जैसा ही है, और पहाड़ की चोटी की तरफ देखेंगे तो सिर से आपकी टोपी गिर जाएगी। और उत्तराखंड में 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद दिलचस्प हो चुका है। कांग्रेस जहां पर आम आदमी पार्टी को प्रदेश में बिना जनाधार वाली पार्टी करार दे रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से मानती है। पहाड़ में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद यहां सियासी पारा चढ़ गया है, और पहले आप ने बीजेपी को बहस की चुनौती दी तो अब कांग्रेस और आप में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव में कांग्रेस को रेस से बाहर तक बता डाला। उत्तराखंड में भी लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को वोट देना। कांग्रेस को इसलिए कोई वोट नहीं देने वाला। अगले आगामी चुनाव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। 2022 की लड़ाई इसी पे होगी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी का मानना है कि यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली है, और यहाँ की सिर्फ दो ही प्रमुख पार्टियां हैं, और वो है बीजेपी और कांग्रेस। आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अब वो परेशान इसलिए है कि कांग्रेस है या नहीं है, फलानी पार्टी है कि नहीं है, कौन हमारी पार्टी में आएगा, कौन चेहरा होगा, कितनी सीटें लड़ेंगे, उनकी परेशानी ये है। हमारी परेशानियां बिल्कुल अलग है। हमारी परेशानियां जन सरोकारों से हैं, जनता की दिक्कत परेशानियों से हैं। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और अपने संघर्ष के साथ साथ पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उत्तराखंड में सिर्फ दो ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इसलिए आम आदमी पार्टी का कोई वजूद यहाँ पर नहीं दिखता है, न है। आम आदमी पार्टी के सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले के बाद से पहाड़ का सियासी गणित बिगड़ा हुआ है, लेकिन दावे और हकीकत में काफी अंतर है। हालांकि पहाड़ की सियासत पर जितनी पकड़ बीजेपी और कांग्रेस की है, वो आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल नहीं दिख रही। लेकिन सियासत की इस बाजी को कौन मारेगा, इसके लिए 22 का इंतजार करना होगा। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और साल 2021 के साथ चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है, और अगले हफ्ते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड आने वाले हैं, वो भी राज्य से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए। कांग्रेस 2022 का चुनाव जीतने के मकसद से 2021 की शुरुआत से ही काम में जुटना चाहती है। कांग्रेस के हर नेता को चुनावी साल में कैसे काम करना है, ये अगले हफ्ते 3 दिन के दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समझाएंगे। 7 जनवरी को हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के नेताओं की मीटिंग होगी। 8 जनवरी को हरिद्वार में मीटिंग और गंगा आरती होगी, और 9 जनवरी को गढ़वाल मंडल के नेताओं के साथ देहरादून में मीटिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि इस साल पूरे प्रदेश में दौरे होंगे और जनता को जगाने और जोड़ने का काम होगा। हम चुनाव हारें या जीतें, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि जो व्यक्ति समाज सेवा में है, तो वो निरंतर जो है लोगों से संवाद भी स्थापित करता है, उनके दुख दर्द में भी सम्मिलित होने का प्रयास करता है, और साथ ही साथ जो उनका कष्ट है, जो उनकी समस्या है, उनको भी उजागर करने का काम करता है। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद देवेंद्र यादव का ये तीसरा उत्तराखंड दौरा है, और पहले 2 दौरों में देवेंद्र यादव ने नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को साथ बांधने की कोशिश की। बात अब तक देहरादून में हुई, पर अब तैयारी ब्लॉक और बूथ की है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी 70 सीटों के लिए एक विशेष रणनीति बनाएगी, अच्छे उम्मीदवारों का चयन होगा, और साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर, जो ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता है, विधानसभा स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको एकजुट कर ये चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी दोबारा से सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में सत्ता का संघर्ष हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है। ऐसे में 2022 चुनाव से पहले कैसे बूथ तक संगठन को मजबूत किया जाए, चुनावी साल में कांग्रेस शुरुआत से ही इसी मिशन पर जुटने की तैयारी में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको बताते हैं कोरोना अपडेट्स। तो सोमवार को राज्य में कोरोना के 301 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोविड से 8 लोगों की मौत हो गई। अब राज्य में कोरोना के केस 92,000 को पार हो चुके हैं। इसमें से एक्टिव केसेस इस वक्त 3900 हैं। देहरादून में आज 125 नए केस सामने आए, तो नैनीताल में 74 नए कोविड केस सामने आए हैं। और संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद में अभी किन्नर अखाड़े का विवाद सुलझा भी नहीं था कि नया विवाद सामने आया है। सन्यासी और वैष्णव अखाड़ों के बीच ठन गई है, और वैष्णव अखाड़ों ने हरिगिरी पर असंवैधानिक रूप से महामंत्री पद पर काबिज होने का आरोप लगा दिया। वैष्णव अखाड़े का कहना है कि अध्यक्ष और महामंत्री
दोनों ही पद सन्यासी अखाड़ों के पास है, जबकि इनमें से एक पद वैष्णव अखाड़े के पास होना चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी हैं, तो महामंत्री पद पर 2006 से ही हरिगिरी काबिज है। वर्तमान में अगर नरेंद्र गिरी जी संन्यास परंपरा से अध्यक्ष है तो बैरागी संप्रदाय से महामंत्री का पद होना चाहिए या वैष्णवों से महामंत्री का पद होना चाहिए। ये नहीं होता है तो वर्तमान आज जो अखाड़ा परिषद चला रहे हैं ये धक्का मुक्की अखाड़ा परिषद है और ये असंवैधानिक रूप से कार्य कर रही है। और रुड़की के भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है और कुछ ही देर में फैक्ट्री में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। आग बेहद भीषण थी। आग पर काबू पाने के लिए तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। फायर कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काफी देर बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया तब तक करोड़ों का सामान जलकर खाक हो चुका था। और प्रवासी पक्षियों से फैले एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्यों को पत्र भेजकर प्रवासी पक्षियों वाले क्षेत्रों में सख्त नजर रखने को कहा है। इसके बाद उत्तराखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तुमड़िया डांग, आसन बैराज, नानक सागर झील समेत प्रवासी पक्षियों वाले सभी क्षेत्रों और जू में गश्त बढ़ा दी गई है। ये फ्लू पक्षियों से इंसानों में फैलने का भी खतरा रहता है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, गांधी जूलॉजिकल पार्क ग्वालियर के अलावा हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में पक्षियों की एवियन इन्फ्लुएंजा से मौतों का मामला सामने आया है। राज्यों को इस तरह की किसी भी घटना पर तत्काल केंद्र को जानकारी देने को कहा गया है। बर्ड फ्लू पे एडवाइजरी आई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थान पे बर्ड पाई गई मृत, तो उसी बेसिस पे हमने अपने सभी को अलर्ट कर दिया। जहाँ जहाँ डैम्स हैं, बैराज है, कि यदि कोई ऐसा प्रकरण आए तो बताया जाए। और असल में हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है, जिनकी मौतों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो एवियन इन्फ्लुएंजा से पक्षियों की मौत की वजह लग रही है। इसको लेकर राज्यों में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि रामनगर में कोसी बैराज और तुमड़िया जलाशय में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। गया कि हिमाचल और आसपास के राज्यों में बड़ी संख्या में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और अन्य बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है और अभी कारणों का पता लगाया जा रहा है, परंतु प्राइमरीली ये शंका जाहिर की जा रही है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण उनकी डेथ हुई है। और राजाजी टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर है। पार्क में तमाम मानकों को ताक पर रखकर वन्य जीवों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व में कोई भी बिना परमिशन एंट्री नहीं कर सकता है, ना ही कोई टूरिस्ट पार्क के अंदर अपना प्राइवेट वाहन ले जा सकता है। इस सब के बावजूद पार्क के कोर ग्रुप एरिया बेरीवाड़ा रेंज में कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ कुछ लोग पार्क के भीतर अपनी निजी गाड़ी से घूमते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, बेरीवाड़ा स्थित रेस्ट हाउस में पिकनिक मनाया गया और यहाँ नॉनवेज खाना भी बनाया गया, जबकि पार्क के अंदर मांस बनाने पर कड़ी पाबंदी है। मामला खुलने के बाद अब इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और ब्रेक के बाद बात काशीपुर की करें तो काशीपुर में सोमवार को किसानों ने हंगामा किया और काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा को घेर लिया। भीड़ बीजेपी विधायक से इस्तीफे की मांग करने लगी और इस दौरान विधायक को उनके सुरक्षा गार्ड्स ने अलग किया। असल में काशीपुर में एक डॉक्टर ने भी किसानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ किसानों ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर विरोध किया और विधायक चीमा से भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा और विधायक प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए तो किसानों ने चीमा का विरोध किया। कुछ लोग अपने आप को डॉक्टर हैं, अपने आप में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और ऐसे अभद्र टिप्पणी देश के अन्नदाता के लिए कर रहे हैं तो आक्रोशित होना लाजमी है। देखिए, किसानों का आक्रोश जो है वो हमारी तरफ नहीं है। और बीजेपी नेता एवं दायित्वधारी वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कॉर्पोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों के बीच फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर अब रिलायंस ने भी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लंबे समय से इस बात को कह रही है कि कृषि कानून में पूरी तरह से किसानों के हित में है, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैलाने से बाज नहीं आ रहे।
कांग्रेस पार्टी ने जो दुष्प्रचार करने का काम किया कि रिलायंस इसके पीछे है, ये रिलायंस कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग कर रही है, उसको फ़ायदा देने के लिए ये नया कृषि विधेयक लाया गया, जबकि ये सरासर झूठ है। कहीं भी रिलायंस पीछे से नहीं है। आज रिलायंस का व्यक्तित्व भी आ गया, स्टेटमेंट भी आ गया। रिलायंस ने खुद भी क्लियर कर दिया है कि उनको बदनाम किया जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में कहीं भी नहीं है और आज तक कहीं भी उन्होंने 1 इंच जमीन भी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में किसी किसान से ली नहीं है। तो किसान की जो शंकाएं हैं ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा पैदा की गई शंकाएं हैं। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हाथियों का एक झुंड निकलकर NH 309 पर आ गया, जिससे हाईवे पर चल रहे लोग हाथियों के झुंड को देखने के लिए रुक गए। हालांकि हाथियों ने सड़क पार की और फिर वो कोसी नदी की ओर बढ़ चले। हाथियों का झुंड पनोद नाले के पास दिखाई देने की बात कही जा रही है। बद्रीनाथ धाम भले ही शीतकाल के लिए बंद हो, लेकिन यात्रा काल के दौरान यहां पर कई स्थानों पर कचरा जमा हो गया, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। चीन तिब्बत सीमा से लगे माणा में BRO के जवानों और मजदूरों ने सफाई अभियान चलाया और इसकी सफाई की। वहीं मंदिर परिसर के बाहर भी जमा कूड़े को एक जगह रखा जा रहा है, जिससे कि उसका निस्तारण किया जा सके। और टेहरी के जेलम गांव निवासी दिनेश लाल ने लकड़ी का डोबरा चाठी पुल का मॉडल तैयार किया है, जिसे DM द्वारा भी सराहा गया और क्षेत्र में इस तरह युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मोटिवेट करने की बात कही। दरअसल दिनेश लाल ने 43 दिन डोबरा चाठी का पुल का लाइटिंग वाला मॉडल तैयार कर सोशल मीडिया में डाला, जिसके बाद दिल्ली के एक व्यक्ति ने इसे 70,000 में खरीद लिया। जैसे चांठी डोबरा पुल था वो भी हमारी संस्कृति से जुड़ गया है, भारत का नंबर 1 ब्रिज है, तो वो भी बनाया। डोबरा चांठी पुल फेसबुक में डाला सोशल साइट में, तो 17 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास उसका एडवांस आ गया था दिल्ली से। उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं ताकि उस गांव में और उसके आसपास जितने भी युवा हैं वो उनको ट्रेन करें और उनको इस तरीके से एज वो मेन जो मतलब मास्टर आर्टिस्ट होते हैं वो मास्टर आर्टिस्ट बन जाएंगे। और एक शिल्पकार की नजर में कुछ भी बेकार नहीं होता। जंगल की बेकार लकड़ियों को तराश कर अलग अलग रूप देकर नैनीताल के एक काष्ठ शिल्पी ने साबित कर दिया। देखिए रिपोर्ट। लकड़ियों की इन आकृतियों पर गौर फरमाइए। जिसकी नजर एक बार पड़ी हो हटाए नहीं हटती। हटे भी क्यों, बेहद लुभावनी जो हैं, जिसमें लकड़ी से बने मंदिर, पशु पक्षी और कई प्रकार के सजावटी सामान हैं, जिनको जंगल की बेकार लकड़ियों से तैयार किया गया है। कभी 4 खेत के रामलाल के हाथों से तैयार होती इन अनमोल सजावटी सामान की कल्पना को आज गांव के कई युवा आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम जंगलों से लकड़ियां लाते हैं, कुछ खरीदते हैं और इनको फिर सफाई करके फिर बनाते हैं, दुकान में रखते हैं इसको, फिर बाहर के पर्यटक लोग इसे ले जाते हैं। दरअसल 6 दशक पहले 4 खेत के रामलाल ने बेकार लकड़ियों में आकार देना शुरू किया और इस दौरान रामलाल ने लकड़ी से कई मूर्तियां और मंदिर बनाने के साथ देश के कई शहरों में अपने हुनर की नुमाइश की। तो वहीं यूपी के दौर में गणेश भगवान की मूर्ति बनाने के लिए रामलाल को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्प पुरस्कार भी दिया था। अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से साल 2015 में सरकार ने भी रामलाल को राज्य शिल्प रत्न से नवाजा। अगर मैं स्वस्थ होता, मैं आँख ठीक होती मेरी, तो मेरा इरादा ये था, एक तो मेरे पास एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बनाता मैं, जहाँ मैं रहता हूँ नैनीताल में, एक ट्रेनिंग सेंटर बनाता मैं पिथौरागढ़ में और एक बनाता मैं अल्मोड़े में। ये मेरा इरादा था। बहरहाल रामलाल को दिखाई न देने की वजह से उनके आज हाथ जरूर थमे हैं, लेकिन रामलाल की दिखाई राह ने गांव के लोगों को रोजगार का जरिया जरूर दे दिया है और वोकल फॉर लोकल के तौर पर पर्यटकों की भी पसंद बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ महाविद्यालय को 4G इंटरनेट सुविधा से जोड़ दिया गया है। स्थानीय विधायक चंद्रा पंत ने 4G सुविधा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौर में ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, ऐसे में महाविद्यालय का हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जुड़ना स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य
जो भी पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है। तो इस आज जो 4G कनेक्टिविटी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया और इससे हमारे छात्रों को शिक्षा के लिए और अन्य परीक्षाएं जो वो दे रहे हैं उसके लिए इसका लाभ मिलेगा। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।